नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में, तो कुछ सियासी जमातों ने उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अगर वो उनको इस बात पे कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी आपने अगर इससे पहले पार्टिसिपेशन नहीं की तो अच्छा नहीं किया, तो अब आप पार्टिसिपेट करें, मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इसको वेलकम करेंगे। खान साहब अंदर बैठा रहेगा। अच्छा। और पार्टी जो है अपोजिशन में बैठी रहेगी। पहले हम 95 थे, 80 हो गए, हो सकता है किसी स्टेज में 45-40 पर आ जाए। किसी के माथे पे तो नहीं लिखा है, लेकिन शवाहिद बताते हैं कि ये 10 से 50 भी हो सकते हैं। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। असल चैलेंज ये नहीं होता कि अपोजिशन क्या काम कर रही है, असल चैलेंज ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन से बिल्कुल खौफजदा ना हो और उसे मालूम हो कि अपोजिशन कुछ कर ही नहीं सकती, अपोजिशन के पल्ले कुछ रहा ही नहीं और गवर्नमेंट का मुकाबिल बहुत दूर तक कोई नहीं। इस फीलिंग से गवर्नमेंट ड्राइव कर रही है और इसी दौरान ईद के बाद सारे मामलात जो हैं वो अहम तरीन गर्दाने जा रहे हैं। इन अहम तरीन मामलात में सबसे बढ़कर जो तहरीक इंसाफ में डेंट डालने की कोशिश की जा रही है या डेंट डलेगा, जो अफवाहें फैली हुई हैं वो तो यही है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नमूदार हो रहा है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक नमूदार कैसे होगा, इसकी क़यादत कौन करेगा, लीड करता कौन दिखाई देगा। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे कि देखने वाले परेशान हो जाएंगे। ये अफवाहें फैली हैं, इनमें सदाकत कितनी है उसके लिए आपको ईद के गुजर जाने का इंतज़ार करना होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक्स का तजर्बा पाकिस्तान में हमेशा ही कामयाब रहा है और वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराने में भी फॉरवर्ड ब्लॉक जो था उसने बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। भले उस फॉरवर्ड ब्लॉक में से विफाक में कोई वोट नहीं लिया गया था, लेकिन पंजाब में उस फॉरवर्ड ब्लॉक के वोट भी पड़े। फिर बंदयाल कोर्ट का एक फ़ैसला भी आया जिसमें कहा गया कि आयन रीराइट हो गया। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कैसे बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक और पार्टी के अंदर से वो लोग जो तहरीक इंसाफ से नाराज़ हैं या जिनका दिल तहरीक इंसाफ के लोगों ने दुखा दिया है, वो इस तरह की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, 16 एमएनएस दरकार हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए 11 एमएनएस तो पीटीआई में पहले ही मुतनाज़िया हैं, इनमें से तो चंद लोग पहले ही जा चुके हैं। 5 एमएनएस और दरकार होंगे, अरबों रुपए लगाते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक तो बन जाएगा। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ राय रखने का मतलब कतन ऐसा नहीं है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पंजाब केपी कौमी असम्बली से मुतल्लिका फॉरवर्ड ब्लॉक की बेबुनियाद बातें हो रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें गैर जरूरी, गलत और हकायक के बरक्स हैं। तहरीक इंसाफ मुतहद है और बानी पीटीआई की क़यादत में यकजा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने बताया कि तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है जिसमें इख्तिलाफ राय होता रहता है। इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए। पार्टी में हर वर्कर और ओहदेदार को अपने इजहार की मुकम्मल आज़ादी है। इजहार राय को पार्टी के इख्तिलाफ के तौर पर नहीं समझा जा सकता। किसी का कमेटी में होना या ना होना ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। फॉरवर्ड ब्लॉक बने ना बने, लेकिन कुछ लोगों ने ये ज़रूर कह दिया कि उन लोगों की जो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे सियासत कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, वो शायद किसी के काम के नहीं रहेंगे। इस तरह की जमगोइयाँ भी होना शुरू हो गई। लेकिन सबसे बढ़कर एक और डेवलपमेंट हुई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बिलावल फैक्टर है। बिलावल साहब ने 2024 की भी जो कैंपेन की थी, उस कैंपेन में उन्होंने तहरीक इंसाफ को हिट नहीं किया था। उनका हदफ जो थी वो नून लीग थी, क्योंकि चेयरमैन साहब का ख्याल था, बिलावल भुट्टो साहब का, कि वो कोलेशन पार्टनर बनने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के। और उन दिनों 26 फरवरी को भी खुर्शीद शाह साहब रिकॉर्ड पे आ गए और उन्होंने बताया 2024 में 26 फरवरी 2024 उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की थी, ट्राई की थी, लेकिन वो बात बन ना सकी और वो लेदे हुई बड़े मामलात बने। अब दोबारा से उन्होंने सालिसी की पेशकश की है और बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत सराहा है और इस पर खुशी का इजहार भी किया है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ये शायद पीटीआई को फेस सेविंग देने के मुतरादिफ है। ये बिलावल फैक्टर बीच में कहाँ से आ गया और ये कितना असरअंदाज हो सकते हैं?
पीपल्स पार्टी से इल्हाक को लेकर इमरान खान बड़े क्लियर थे और उन्होंने अपनी पार्टी को भी जो इनपुट दी वो यही थी कि आप कोई इल्हाक ना करें। लेकिन दोबारा से बिलावल साहब ने कहा कि हम इसको पॉसिबल बना सकते हैं, डिस्कशन करनी चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तक भी उन्होंने पैगाम दिए डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए कि पीटीआई जो है वो कम अज़ कम उन सारी जमातों के साथ बैठे जो इस वक्त कौमी लेवल की सियासत करने में या पॉलिसी साजी करने में आपको महव नज़र आती हैं या पॉलिसी बनाती दिखाई देती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत और पीटीआई में सालिसी की पेशकश। हुकूमत की जानिब से भी बिलावल भुट्टो जरदारी को सालिसी की पेशकश पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। जो जमातें कौमी सलामती कमेटी में नहीं थी उन्हें एंगेज करने को तैयार हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत और अपोजिशन में सालिसी की पेशकश की। कौमी इशूज पर इत्तेफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है और दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा करना होगा। लेकिन हमारी सियासत में तकसीम है, कौमी मामलात में इत्तेफाक राय पैदा करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान दहशत गर्दी की सूरत में मुश्किलात का सामना कर रहा है। अपोजिशन को दावत देता हूँ वो तंग नज़री की सियासत छोड़कर अवाम का सोचें। हमारी कोशिश होगी कि मुश्किलात का हल निकाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से कहा है सियासी जमातों से बात करने के लिए पीपल्स पार्टी जो कर सकती है वो करेगी। वज़ीर-ए-आज़म 1 महीने के लिए ही सही एक सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएं, जो जमातें पहले इजलास में शरीक ना हो सकी उन्हें कायल किया जा सके। पीपल्स पार्टी ना तो हुकूमत में है ना अपोजिशन में। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बात करने की पोजीशन में हैं। कोशिश कर सकते हैं कि इज्तिमाई फैसले कर लें। अपोजिशन में तंग नज़र सियासत को छोड़कर पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से कहा है कि आपकी जमात को शिकायत बहुत ज़्यादा है। आपकी जमात एक ही इशू पर सियासत करती है। पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत से मसाइल हैं, इनमें दहशत गर्दी, मुआशी बहरान, केपी और दीगर सूबों के अंदरूनी मसाइल भी हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और इनकी जमात से अपील है कि सियासी क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा कौमी इशूज़ को तरजीह देना चाहिए। राना सनाउल्लाह तो मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के, लेकिन ये बड़े करीबी साथी हैं नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने कहा कि बिलावल तो हुकूमत में है, तो अगर तहरीक-ए-इंसाफ इनकी बात मानती है तो हुकूमत का फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि बिलावल तो कह रहे थे कि मैं ना गवर्नमेंट में हूँ ना अपोजिशन में हूँ, लेकिन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये हुकूमत में है और अगर इनकी बात तहरीक-ए-इंसाफ मानती है तो फ़ायदा फिर गवर्नमेंट का हो जाएगा इस तनाजुर में कि पीटीआई इनकी बात सुन ले। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक-ए-इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में हैं। अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। उनका कहना था कि दहशत गर्दी अहम मामला है, इस पर जितनी गुफ्तगू हो जाए अच्छी है। पार्लियामेंट में एक अलायंस बड़ा पक्का अलायंस है। ऐसा हो नहीं सकता कि शेर अफजल मरवत कोई बात करें और ख्वाजा आसिफ उसे सेकंड ना करें, या ख्वाजा आसिफ कोई बात करें और शेर अफजल मरवत उनसे सेकंड ना करें। इसी तरह ही निगोशिएट करने के मामले में जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोई रोल प्ले करना है शायद, उस सारे मामले में शेर अफजल मरवत भी और ख्वाजा आसिफ भी आपको सेम पेज पर दिखाई देंगे और वो भी यही बात करते दिखाई देंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात सुन लेनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की बिलावल की तजवीज़ से इत्तेफाक किया गया और कहा गया कि अगर बिलावल कौमी सलामती का इजलास दोबारा बुलाने की तजवीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो ये अच्छी बात है, मगर इसमें अदम शमूलियत की जिम्मेदारी पीटीआई की अपनी ही होगी। शेर अफजल मरवत ने तो एक कदम बढ़ के कहा कि बिलावल अगर ऑफर कर रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ को कि हमसे मुज़ाकरात कीजिए, बात कीजिए, तो ये तो तहरीक-ए-इंसाफ की फेस सेविंग है। पीटीआई की कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहिए था। इजलास में ना जाने का फैसला गैर मुंतखब लोगों का था। पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया था, सियासी कमेटी में जाने की जरूरत नहीं थी। पीटीआई को मार पड़ रही है, हमें मसलहत का रास्ता इख्तियार करना होगा। तहरीक-ए-इंसाफ को बिलावल भुट्टो की ऑफर कबूल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने फेस सेविंग का मौका फराहम किया है। पीटीआई को बिलावल भुट्टो की ऑफर से फायदा उठाकर साथ बैठना चाहिए। बिलावल भुट्टो की ऑफर कबूल ना की तो फेस सेविंग भी नहीं रहेगी, पीटीआई एहतजाज भी नहीं कर सकेगी। साबिक गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब के करीबी दोस्त गिने जाते थे। तहरीक-ए-इंसाफ का उनका क्लेम है अब भी वो हिस्सा हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ में उस तरफ फाल नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं
उन पर क्रिटिक हैं, अच्छी खासी तनकीद करते दिखाई देते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है किस स्टेज पे खड़ी है, बिलावल फैक्टर इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, तहरीक इंसाफ जो फैसला साज हैं तहरीक इंसाफ के वो कितने मौजू हैं, पार्टी को गर्दाब से निकालने में कितना रोल प्ले कर सकते हैं। बिलावल साहब ने भी ऑफ़र दी है, बिलावल साहब की तरफ से भी थी कि भाई इसको सालसी का रोल आए, वो तहरीक इंसाफ से बात करें, फिर वो कौमी सलामती कमेटी में भी ना जा सकी तहरीक इंसाफ इसी वजह से, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बिलावल साहब के ज़िम्मे हैं ये सारी चीज़ें, अगर वो मना लेते हैं तहरीक इंसाफ को, बात कर लेते हैं, तो पीपल्स पार्टी फैक्टर तहरीक इंसाफ को बात करने के लिए, विंडो ओपन करने के लिए आप समझते हैं कि उसकी कोई वैल्यू है या वो हिट कर सकता है किसी कॉर्नर को, या आप समझते हैं कि कोई इसका फ़ायदा नहीं? देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी तो है, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, कोई करप्ट बोले या जो मर्जी बोले, लेकिन एक जमहूरियत पसंद पार्टी तो है, उसकी कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं बिलावल को गैर जमहूरी फैसलों के साथ खड़ा हुआ देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख भी होता है, और जब वो जमहूरी के फैसलों के साथ खड़े होते हैं तो इसी तरह खुशी भी होती है। मैं नहीं समझता कि बिलावल कोई किरदार इसमें अदा कर सकेंगे। एक तरफ इमरान खान हैं जो ज़ाहिर है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन अगर बिलावल ऐसी कोई कोशिश करते हैं, ऐसे किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, तो उसे वेलकम करना चाहिए पीटीआई को, और पुराने झगड़े और मसलों को छोड़ के इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर कोई बातचीत का दरवाज़ा चाहे बिलावल से या आसिफ जरदारी साहब से कोई खुलता है तो उसे खोले रखना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीटीआई की एक बड़ी गलतियों में से एक बड़ी गलती ये थी कि हमने अपोजिशन के साथ बिल्कुल राब्ता नहीं रखा, दीगर जमातों के साथ कोई मुलाकात या कोई बातचीत या कोई मुशावरत या कोई चीज़ ऐसी नहीं की, और दूरी बड़ी रखी, तो जिससे जमहूरियत को नुकसान हुआ। ये सर 3 फरवरी था मेरा ख्याल, इद्दत केस का फैसला सर आना था, तो हमें जर्नलिस्टों को वहाँ अडयाला में इमरान खान साहब से गुफ्तगू का मौका मिला, तो हमने सर सवाल उनसे किया कि आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में जरदारी साहब ने कहा कि जब गवर्नमेंट जाने वाली थी इमरान खान साहब की, तो जरदारी साहब ने कहा कि मुझसे इमरान खान साहब ने रब्ता किया था और कहा था कि हमें बचाएं। तो यही बात हमने जब इमरान खान साहब से पूछी तो उन्होंने कहा क़यामत भी आ जाए तो मैं आसिफ जरदारी साहब से रब्ता नहीं कर सकता। ये फिर बातें मीडिया पे भी इसी तरह ही आई। तो आप समझते हैं कि अडयाला से क्योंकि इन्हें अप्रूवल मिलना होता है सारी टीम को, तो कोई कुशन पीपल्स पार्टी से निगोशिएट करने का या गपशप करने का, डिस्कशन करने का कोई मार्जिन ये है इस तरह का? सर मुझे तो फ़िलहाल नहीं नज़र आता कोई मार्जिन ऐसा कि मैंने आपसे कहा ना कि नोइंग इमरान खान, मैं समझता हूँ कि वो शायद इस बात पर राज़ी नहीं होंगे या बड़ा मुश्किल होगा उनको इस बात पर राज़ी करना। लेकिन बहरहाल एक कोशिश अगर बिलावल जरदारी साहब समझते हैं कि वो ये कोशिश करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, एंड इट विल बी अ सर्विस टू डेमोक्रेसी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आमिर जा साहब, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि इन सारे मामलात का हल क्या है, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, हुकूमत कहाँ खड़ी है, ग्रेडिंग करें तो हुकूमत अपोजिशनों को छोड़ के कितनी दूर निकल चुकी है। बिलावल साहब की ऑफ़र एक आई आपस में मुफाहमत के लिए, डिस्कशन के लिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि बिलावल साहब अगर बात करते हैं उनसे और वो मान भी जाते हैं, जैसे कौमी सलामती में भी नहीं कोई लाभ आया था उन्हें कमेटी के अंदर, तो बिलावल साहब को लेकर ये विंडो जो तहरीक इंसाफ की और पीपल्स पार्टी की आपस में कोई डिस्कशन की विंडो है, आप समझते हैं कि ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर भी सकती है, इसका कोई आउटकम निकल भी सकता है? क्योंकि बिलावल साहब ने अपनी कैंपेन जब की 2024 की कैंपेन, तो उसमें उन्होंने एंटी नून सारी कैंपेन की थी, एंटी तहरीक इंसाफ कुछ नहीं था उस कैंपेन में, क्योंकि उनका विजन तो यही था कि वो शायद इमरान खान साहब के साथ मिलकर कोलिशन पार्टनर बनेंगे और आगे चलेंगे, लेकिन वो बात बन ना सकी। तो इस सारी स्टेज पे बिलावल फैक्टर या पीपल्स पार्टी का फैक्टर निगोशिएट करने में तहरीक इंसाफ के साथ कितना रोल प्ले कर सकता है? देखिए, जो भी दर्दमंद पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान का दर्द रखता है दिल में, वो चाहता है कि ये जो कंट्रडिक्शन है रिजॉल्व हो। अब रिजॉल्व करने के लिए कौन किरदार अदा कर सकते हैं? वो लोग कर सकते हैं कि जिनके पास ताकत और इख्तियार है, और जो एक मीनिंगफुल डिस्कशन करवा सकते हैं और ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ। क्विड प्रो को होगा ना कि आपसे हमें ये चाहिए, हम उसके बदले आपको ये देंगे। ये कौन कर सकता है?
अब जब उसमें अगर बिलावल जो है एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते तो फबेहा बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन एक वो जैसे आपने फरमाया ना कि कौमी सलामती का इजलास, उसके लिए आपने एक बहुत अहम मौजू के ऊपर आपने बगैर स्पेड वर्क किए कॉन्फ्रेंस बुला ली, जबकि आपको पता है कि जी मीनिंगफुल डिस्कशन कहीं और होना है, वो इमरान खान से होना है। इमरान खान से आपने जेल में मिलने की भी इजाज़त नहीं दी। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए, बिलावल साहब को भी, कि जो भी मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हैं मसले के हल के लिए, उसमें आपको किससे बात करनी है, और उसको जब बात करोगे तो क्या दोगे उसको, तो वो गिव एंड टेक होगा। और ज़ाहिर है कि ये नहीं होता कि हर बात पीटीआई की मान ली जाए, हर बात हुकूमत की मान ली जाए, उसमें कहीं पर आपको एक तवाज़ुन लाना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान 3 बरस से बल्कि ज़्यादा अरसे से एक सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। जितनी जल्द ये अदम इस्तेकाम ख़त्म हो ताकि हम अपने असल मसाइल पर तवज्जो दे सकें। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए आपको ठीक है काइनेटिक ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आपको बयानिया भी बनाना है, उसके लिए एक पोलिटिकल क्लास की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो आपको नज़र नहीं आ रही है, वो ये लोग फ़ाल किरदार अदा नहीं कर पा रहे। हुकूमत कुछ कहती भी है तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे होते ना। तो उसके लिए आपको लेजिटिमेट एक इलेक्शन चाहिए, लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए जो इन मसाइल को हल कर सके और टैकल करे। बड़े की प्लेयर हैं कामरान मुर्जा साहब, JUI फे के सीनियर रहनुमा, माहिर कानूनदान भी। उनसे जानते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बन जाएगा, इनका कंटेनर सजा होगा, फजलुर रहमान साहब उसकी आबियारी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। फजलुर रहमान साहब बानी PTI को रिहा करवाने में अपनी पॉलिटिकल एनर्जीज क्यों लगाएंगे, इन सारी बातों का जवाब उन्हीं से जानते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ऑफ़र किया जी, उन्होंने कहा कि वो तहरीक-ए-इंसाफ से बात कर सकते हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि वज़ीर दिफा ने भी उनको सेकंड किया कि भाई इस तरह की कोई बात है तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो दोबारा बुलाने में क्या हर्ज है, इस तरह की डिस्कशन। तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर आप भी बहुत सारी जगहों पे 26वीं तरमीम में भी कोलिशन पार्टनर रहे, इकट्ठे मिलके आप लोगों ने बड़ा काम किया। अब भी जब आप सारे बैठते हैं, इकट्ठ होता है, तो क्या मशवरा आप लोगों की तरफ से तहरीक-ए-इंसाफ को दिया जाता है? डिस्कशन में क्या आता है? और कुछ सालसी करने के लिए मौलाना साहब भी तहरीक-ए-इंसाफ को समझाने के लिए कि अपने कोई लचक लेके आएँ, उसमें कोई हिस्सादारी डाल रहे हैं, या ये क्रेडिट बिलावल साहब को जाने वाला है? देखिए क्रेडिट किसी को भी जाए, अगर कोई खैर की बात होती है, खैर का काम जो है सिर्फ अल्लाह पाक ने लेना होता है और वो बंदा जो है वो बहाना होता है। खैर का क्रेडिट किसी को भी जाए, वो इज़्ज़त जो है वो अल्लाह की तरफ से, वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है और वही इज़्ज़त किसी को देता है या किसी की इज़्ज़त लेता है। तो अगर उसने किसी को इज़्ज़त दी होगी, अगर फर्ज कर लीजिए ये इज़्ज़त जो है JUI के हिस्से की है, अल्लाह पाक ने इसको रखा हुआ है हमारे हिस्से में, तो यकीनन हमें मिलेगी। और अगर कोई बिलावल साहब को जाती है तो भी हमको कोई एतराज़ नहीं होगा। अल्लाह के पास ना वसाइल महदूद है ना इज़्ज़तें महदूद हैं। वो जितनी चाहे उनको ज़्यादा बढ़ा दे, जितनी चाहे हमें ज़्यादा बढ़ा दे, हम उसका वेलकम करेंगे। असल मामला ये है कि मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए या माहौल बेहतर होना चाहिए। हमको मिलजुल के आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक का डिज़ाइन कहते हैं इस दफ़ा मुख्तलिफ होगा थोड़ा। इधर शायद कंटेनर लगा हो, इधर लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का कंटेनर लगा के सजा के कहीं और निकल जाएं। इस तरह की अफवाहें क्यों गर्म है मार्केट में? ईद के बाद ही कोई कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक दोबारा से तहरीक-ए-इंसाफ में बनेगा, उधर लोग कंटेनर पे चढ़ रहे होंगे और इधर राइट लेफ्ट लोग कर दिए जाएंगे या हो जाएंगे। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन भी सर है, इस पर क्या टेक है जी आपका? देखें जितने मर्जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए ना, मेरा तो ये मानना है कि इमरान खान की रिप्लेसमेंट PTI में तो कोई नहीं है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया वो मकबूल हो जाए इमरान खान जितना। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक अगर किसी ने बनाने की कोशिश की या बनाया भी, तो वो जो लोग उसमें जाएंगे वो बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। लेकिन 12 लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, जमहूरी पार्टियों में चीज़ें होती हैं। मुमकिन है कोई बन रहा हो, मेरे पास इसकी इतला नहीं है, लेकिन जो भी बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक वो चलेगा नहीं इमरान खान के सामने। आप कह रहे हैं कि कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक की कोशिश भी अगर की जाती है तो वो फिर पॉलिटिकल साख अपनी डिस्टर्ब लोग कर लेंगे, वो तबाह हो जाएगी, लेकिन वो चल नहीं पाएगा, वो किसी के काम के नहीं रहेंगे। आप बेसिकली ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो किसी काम के नहीं रहेंगे। शॉर्ट टर्म गोल शायद उनका कोई अचीव हो जाए हुकूमत के साथ मिलकर, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो। लेकिन लॉन्ग टर्म उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ईद के फौरी बाद स्पेकुलेट होना शुरू हो गया बड़ी शिद्दत के साथ कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है
और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, एक तरफ कंटेनर सजा होगा तो दूसरी तरफ लोग दाएं बाएं होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की सर बातें क्यों अफवाहें फैल रही हैं? इनमें कोई सदाकत भी है, कोई रियलिटी भी है सर इन सारी बातों में? देखिए, ज़ाहिर बहुत ज़्यादा क़यासराइयाँ हो रही हैं, और अगर आप ये देखें कि रमज़ान के बिल्कुल आखिरी दिन है, अयाम है, और मुझे याद नहीं पड़ता, हमेशा ये होता ही था रमज़ान में कि सियासी सरगर्मियाँ ज़रा सी मांद पड़ जाया करती थी। इन रमज़ान में आप देखें कि उसी तरह से सियासी जोड़ तोड़ भी बरकरार है, उसी तरह से महाजराई भी हो रही है, और इसी के तसलसल हम देख रहे हैं कि ईद के बाद जो है वो जारी रहेगा। ईद के बाद क्या होगा, ये सबके जहनों में सवालात हैं। हमें 2-3 बड़े मसाइल का सामना है। उसमें ज़रा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की कोशिश है कि बड़ा इत्तेहाद बन सके, हुकूमत की कोशिश है कि वो एक तासुर दे सके कि मुल्क में इस्तेहकाम आ गया, और फिर हमारा जो हकीकी मसला है दहशतगर्दी से लड़ना, वो एक अलग इशू है। अब देखना ये है कि जो है PTI के सामने 2 चैलेंजेस हैं इस वक्त, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि एक तो इत्तेहाद बनाना कि उस पर कि वाकई कामयाब होती नहीं होती, दूसरा अपनी सफ़ों को यकजा रखना, क्योंकि उनकी जो मेन स्ट्रीम क़यादत है वो तो जेल में है, और उसके जेल में होने की वजह से जो है आपस के खिलाफात जो हैं वो ज़रा सा आपको शदीद होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ुसूसन मैं जैसे भी इस्लामाबाद में ही था, और जो मेरी थोड़े से लोगों से गपशप हुई कि एक वहाँ पर उनसर ये भी है कि जो लोग समाजी मीडिया को चला रहे हैं, उनका रवैया, उनका गुफ्तगू का अंदाज़, जो बयानिए वो बना रहे हैं, उसको जो है जो उनकी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है वो ओन करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जनाब मतलब है कि ठीक है आप मज़ाहमत करें, आप अपनी बात रखिए, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट ना हो, आप जो है तौहीन-आमेज़ रवैया ना अपनाएं। तो ये भी एक तज़ाद है। अब ज़ाहिर है कि कोशिश यही होगी कि हर जो उनका जो जत्था है वो कहता है कि इमरान खान से वफ़ादार हैं, तो इमरान खान की शख्सियत ही ऐसी है कि जो भी एक तासुर दे सकते हैं कि जी पार्टी के जो डिफरेंसेस है उसको ठीक करने का या कम रखने का। ईद के बाद ये अफवाहें गर्म हो गई कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। अब फॉरवर्ड ब्लॉक अगर इस स्टेज पे कोई भी मंजर आम पे आता है तो कहा यह जा रहा है कि जितनी भी अपोजिशन जमातों का इकट्ठ है उस पर असरअंदाज होगा कि एक तरफ अपोजिशन जमातें अपना अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई कंटेनर सजा के बैठी हैं या कोई एहतजाजी धरना दे के बैठी हैं, तो एक एक बंदा करके फॉरवर्ड ब्लॉक वाला बनता जाएगा। तो इस सारे मामले में आप तक भी इस तरह की बातें पहुंच रही हैं? क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ नथी हैं सर, जुड़ी हुई हैं। यकीनन इस तरह की इत्तलात पहुंच रही हैं, इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं, और ऐसी बात इम्कानात में है। मरवत साहब का इंटरव्यू मैंने सुना भी है, और लोगों को भी जो है मैंने इस हवाले से सुना है, और ये बात हो रही है। मगर ये उनकी पार्टी का अपना मामला है, और किसी पार्टी के अंदर किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की हम हमायत नहीं करते। हम अपनी पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं देखते, ना देखना चाहते हैं, और इसी तरह से किसी और पार्टी के अंदर जो है इस तरह के मामला की हमायत नहीं करते। ये प्रेशर जो है वो यकीनन किसी ऐसी जगह से आता है जो गैर जमहूरी कुव्वतें होती हैं, और इसके नतायज अल्टीमेटली मुल्क के लिए अच्छे नहीं हुआ करते, इसलिए हम इसको अपोज करेंगे। ईद के बाद मौलाना फजल रहमान ही मरकज़ निगाह हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसके रूट्स कितने गहरे हैं, और ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं कौमी सियासत के इस मंजरनामे में? मज़ीद क्या रंग भरे जा सकते हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से? ईद के बाद भी कोई मामला इसी तरह देखे जा रहे हैं कि कोई तहरीकें भी शायद लॉन्च हों, कोई तहरीकें चलें। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी मरकज़ निगाह हैं। बहुत सारे शोज़ डेली की बुनियाद पर इसी नुक्ते पे हो रहे हैं कि मौलाना साहब की सियासत किस करवट बैठेगी। अब जानना मुझे आपसे ये है कि तहरीक इंसाफ और बानी PTI की रिहाई के लिए मौलाना फजल रहमान क्यों अपनी एनर्जीज लगाएंगे, इसकी क्या वजूहात आपको लगती हैं? आप चूँकि तहरीक इंसाफ का बहुत अहम हिस्सा भी थे, इमरान खान साहब को जानते भी हैं, तहरीक इंसाफ के DNA और इसकी स्ट्रेटजी को बहुत बेहतर आप रीड करते हैं, इस बुनियाद पे आप क्या गाइड कर सकते हैं जी? एक तो ये कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि मौलाना फजल रहमान को PTI जो है वो बड़ी हद तक कोशिश कर रही है कि किसी तरह एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाए, और उस ग्रैंड अलायंस के सरबराह मौलाना फजल रहमान हो, और वो एक लीड करें इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन
जो एलामिया बना था अंडरस्टैंडिंग का अपोजिशन अलायंस का, उसमें तो इमरान खान की रिहाई की कोई बात नहीं थी। तो अगर इमरान खान की रिहाई पे ही बात नहीं होनी है तो फिर किस चीज़ का अपोजिशन अलायंस करेंगे? क्योंकि देखें ना, पीटीआई तो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। पीटीआई आज इमरान खान पीटीआई में से आप हटा लें तो पीटीआई की तो अपनी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इमरान खान को रिप्लेस कर सके। तो इमरान खान ही पीटीआई हैं और पीटीआई ही इमरान खान है, तो वो उससे इमरान खान की रिहाई के बगैर तो कोई मामलात, कोई चीज़ आगे चलेगी नहीं। और पीटीआई के रहनुमा इस कदर बुज़दिल या डरपोक हैं कि वो आज तक तो कोई मुहिम नहीं चला पाए, सिर्फ सिवाय एक अली अमीन गंडापुर के मैंने इनको देखा कि वो जगह जगह पहुंचते हैं, बाकी तो मैंने किसी को नहीं देखा। ये तो ट्वीटें करते हैं कि जी पीटीआई इस वक्त हालत जंग में है। सलमान अकरम राजा को कोट कर रहा हूँ कि ट्वीट की उन्होंने कि सलमान अकरम राजा साहब ने कि पीटीआई इस वक्त हालत जंग में है और जंगें जो हैं तदबीरों से लड़ी जाती हैं और तदबीर का जो है इस वक्त तकाजा ये है कि हमें अरेस्ट नहीं होना, लिहाजा हम डी चौक पे नहीं आएंगे, आप लोग ज़रूर पहुँचिएगा। मैंने तो ऐसी कोई क़यादत कभी ज़िंदगी में देखी नहीं जिसकी इतनी बेवकूफ़ाना अप्रोच हो। मरकज़ निगाह इस वक्त मौलाना फजल रहमान है। अब मौलाना फजल रहमान अगर इस सारी तहरीक को लेकर चलते हैं, जैसा आपने बताया कि आपकी पार्टी की मुशावरत का अमल है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें अगर आपको इजाज़त मिलती है, गो हेड मिलता है तो आप आगे चलेंगे। लेकिन फिर भी अगर वो फ़र्ज़ करें अपोजिशन इत्तेहाद को लीड करते हैं और साथ चलते हैं, तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर मौलाना फजल रहमान साहब अपनी इतनी बड़ी पॉलिटिकल एनर्जीज़ क्यों लगाएंगे, इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? देखिए, एक तो अगर रिहाई की बात है तो ये रिहाई जो है बज़ाहिर इस वक्त तो पीटीआई का मामला है, मगर ये इत्तेहाद बनेगा तो नेशनल इश्यूज पे बनेगा, कौमी मामलात इसके सामने होंगे और कौमी मामलात को लेके चला जाएगा। मुमकिन है कि उसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब भी हों, मगर इश्यूज जो है इस इत्तेहाद के सामने जो है वो कौमी होंगे। बलूचिस्तान का इशू है, दहशतगर्दी के इशूज हैं, गवर्नेंस का इशू है, जो इंतखाबात जिस तरह से हुए ये इशू है। बहुत से मामलात जो है वो सिर्फ एक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। फिर जब कोई इत्तेहाद अगर बन जाएगा, अगर मैं साथ कह रहा हूँ, तो उसके साथ जो है वो फिर फैसले का फोरम भी जो है वो इत्तेहाद का वो जो ढांचा होगा, जो नज़म होगा वो करेगा, ना कि कोई एक पार्टी करेगी या इधर उधर से जो है ना वो कोई डिक्टेशन नहीं आएगी। ये बात पहले से जो है ना हमने दोस्तों के सामने रख दी है। हमारा एक अपना तहरीक चलाने का तरीकाकार है JUI का, और वो तरीकाकार ये है कि हम जो है एक आराम से जो है ना टेक ऑफ करते हैं। हम ये नहीं है कि कल जो है ना वो हम आखिरी अमल जो है वो कल के लिए हम काल दे दें और अगर उसमें फेलियर हो तो फिर उसके बाद जो है ना फिर सर पकड़ के बैठ जाए। हमारा तरीकाकार ये है कि हम ग्रेजुअली जो है बड़े स्लो अंदाज में हम आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना छोटे स्टेप्स लेते हुए बढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है ना जो मामलात को पीक पे लेके जाते हैं और फिर इतनी हाइट क्रिएट हो गई होती है उस वक्त तक कि फिर दूसरों के लिए मसला बन जाता है। ये चीज़ें भी दोस्तों के सामने हम रखेंगे। अगर इत्तेहाद की बात हुई और आखिरी कोई ऐसी बात जिसमें हम सेटल कर रहे थे मामलात कि फिर हमको हमारे मिजाज के मुताबिक चलने दिया जाएगा, ना कि आप अपने मिजाज के मुताबिक जो है मामलात को चलाएं। मरकज़ निगाह बने हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब, और तहरीक इंसाफ ने भी उनके साथ 26वीं तरमीम में तो साथ थे ही, लेकिन तहरीक इंसाफ का भी ख्याल है कि वो शायद इनके साथ चलेंगे और कोई इम्पैक्टफुल कोई असर भी डाल सकें। अब बड़ा सादा सा सवाल है कि फजल रहमान साहब अपनी एनर्जीज़ और अपनी सियासत सारी की सारी इमरान खान की रिहाई पर क्यों लगाएंगे और वो इस तरह की तहरीक क्यों चलाते नजर आएंगे? देखिए, जो भी हिज़्ब इख्तिलाफ का एजेंडा, अगर कोई कारआमद एजेंडा बनना है तो वो ब्रॉड बेस्ड होगा और वो शख्सियतों के गिर्द नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि किसी का ताज गिरा कर किसी और के सर पे पहनाया जाए। जो हिज़्ब इख्तिलाफ के मेरे लोगों से बात होती रहती है, दीगर पार्टीज़ को कहते हैं असूलों पे बात होनी चाहिए कि भाई आइन की जो है बालादस्ती की बात होनी चाहिए, इस बात के ऊपर बात होनी चाहिए कि अगले इलेक्शन कैसे आप जो है साफ शफाफ बनवाएँ, कानून की हुक्मरानी की बात हो। तो इशूज़ के ऊपर जो है कहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं। तो पीटीआई भी यही बात कहती है, मौलाना भी यही बात कहते हैं। तो इसको एक तो इस पर एग्री कर लेना, फिर एग्री करने के बाद हिकमत अमली के ऊपर एक रजामंदी करना, वो एक दूसरा चैलेंज होगा। तो ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ चाहेगी कि अपना वेट बढ़ाने को मुत्तहद हो। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मौलाना इस्तेमाल नहीं होंगे और पीटीआई भी कोशिश करेगी कि हम भी इस्तेमाल ना हो
और दोनों तरफ के जो लोग हैं वो चाहेंगे कि एक दूसरे की ताकत को इस्तेमाल करके मौलाना पीटीआई के और पीटीआई मौलाना की अपने कुछ जो अहदाफ है उनकी पार्टी के वो हासिल कर सके। अब ये बड़ा एक नाजुक खेल है, हाई वायर एक जिसको कहा जाता है, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ गुफ्तगू हो रही है, अच्छी बात है, इत्तेहाद बन जाता है, अच्छी बात है, लेकिन इत्तेहाद जो है वो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेट नहीं कर सकती। इत्तेहाद में आपको लोगों का कंसेंसस बना के चलना होता है, उस पर पीटीआई कितना कामयाब होगी ये एक चैलेंज की बात है। तहरीक इंसाफ के फैसला साजों की जब भी बात करते हैं तो सीनियर रहनुमा कहते हैं कि हम फैसला साज थे, हमें तो साइड लाइन कर दिया गया। अब तो नए लोग हैं और तजर्बा भी नहीं है, सियासी विजडम भी नहीं है, तो वो फिर बड़ा टफ टाइम देते हैं मौजूदा तहरीक इंसाफ के फैसला साजों को। ये क्या कहानी है? तहरीक इंसाफ जो लोग आजकल ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ नई क़यादत जो उभरी थी, उनकी स्ट्रेटजीज़ को लेकर बहुत सारे आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क हैं, और इस तरह वो फिर रिहाई तक नहीं पहुंच पाएंगे इमरान खान की, जो बेसिकली तहरीक इंसाफ का प्राइमरीली गोल होना चाहिए या है। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ना, ये आप मुझे बता दें कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए जी, इनसे बकौल सारा जो हुआ हमने देखा सबने कि किस तरह से इंतखाब हुए। उस इंतखाब में तहरीक इंसाफ को बड़ी हद तक कामयाबी मिली और उनसे सीटें छीन ली गई। और इन्होंने क्या किया, 9 फरवरी को इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर, जो कि सबसे बड़ा एहतजाज बनता था। एक जमात जो इंतखाब जीती हो बग़ैर निशान के, उसके साथ सारे कार्रवाई हुई हो, फिर भी इंतखाब जीती हो और वो फिर भी कोई एहतजाज नहीं किया, तो कौन सी स्ट्रेटजी थी जिस पे एहतजाज नहीं किया? फिर इमरान खान को 14 साल की जेल होगी, कोई एहतजाज नहीं किया। वो कह रहे हैं जी अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। कितने ऊपर से ऑर्डर आएंगे? किसके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे? कोई एहतजाज नहीं किया, कोई अडियाला जेल के बाहर नहीं गया, कोई कैंप नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। वो एक भूख हड़ताली कैंप लगा था, उसको भी मुझे हंसी आती है बार बार उसको सोच के कि उन्होंने कहा जी 3 से 7 बजे तक हम जो है भूख हड़ताल करेंगे, यानी सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर जिम जाएंगे, फिर उसके बाद घर आएंगे, खाना खाएंगे, फिर भूख हड़ताली कैंप में आ जाएंगे। शाम की चाय की कुर्बानी एक इमरान खान के नाम ज़रा कर देते हैं, तो रात को फिर हम खाना खा लेंगे, घर जाके दोस्तों के साथ डिनर कर लेंगे। तो ये तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है। ये तो बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड है कि इमरान खान को जेल में रखो, हाँ साड़ी सियासत चमकती रहे। मौजूदा लॉट है जो तहरीक इंसाफ को ड्राइव दे रही है, क्या उनमें आप कमी पेशी करवा सकते हैं या समझते हैं होनी चाहिए कमी पेशी, कि जिससे जो फ्लेवर मिसिंग है, जिसका आप भी इशारा दे रहे हैं, वो फ्लेवर फिर ओवरकम करे? चूँकि बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ का बाय डिफ़ॉल्ट जब वो थोड़ी दूरियां आईं तो वैक्यूम बना, तो ये लोग आगे आए, तो इसका फिर क्या हल क्या निकाला जाए? और इन अवेलेबल लोगों में कौन बेहतर हैं, जो जिनके हाथ में अगर कमान सौंपी जाए तो आप समझते हैं कि बेहतर रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं? सर देखिए, पार्टी में कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिसमें असद कैसर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। असद कैसर बाहर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं, लेकिन कोई कमेटी ऐसी बननी चाहिए जो पॉलिटिकली पार्टी को स्पेयर हेड कर सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ गए थे, जो आज भी पार्टी में वापस आना चाहते हैं, उनसे भी खान साहब को मुलाकात करनी चाहिए ताकि उनका भी इनपुट ले लें। तो पार्टी के सभी से लोग जो थे वो पार्टी के साथ सिंसेयर थे, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। वो तो मजबूरन पार्टी छोड़ी है। मैं तो किसी एक को भी नहीं जानता जिसने पार्टी जो है वो अपनी खुशी से छोड़ी हो। लेकिन बहरहाल फ़िलवक्त तो इमरान खान साहब के पास एक शाह महमूद कुरैशी, चौधरी जाज और ये लोग सारे एक बड़े असासे के तौर पर मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान खान साहब के जो करीबी लोग थे सारे, वो जब चेंज हुए, तब्दील हुए, नई स्पेस बनी, नए लोगों ने ज्वाइन किया, अब भागदौड़ सारी उनके हाथ में है। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, जो सीजन्ड भी थे, बड़े सीनियर भी थे, उनका मानना है कि मौजूदा जितनी भी लॉट है या क़यादत है वो गोल से बहुत दूर है, मकासद से बहुत दूर है, उसमें डिवीजन भी है, उसमें लड़ाई झगड़े भी है, उसमें खींचातानी भी है। तो इस बात को, इस फैक्टर को आप किस नज़र से सर देखेंगे? कि जो जाने माने लोग थे उन पर प्रेशर बहुत आ रहा था और वो वफादारियाँ बदल रहे थे, वो पार्टी छोड़ रहे थे। तो आपको ऐसे लोग चाहिए थे वकला की सूरत में कि जो प्रेशर में ना आए। और ज़ाहिर है कि क्योंकि वो नए लोग हैं, वो पार्टी को नहीं जानते, कारकुनों को नहीं जानते, तो उनकी लिमिटेशन है। लेकिन उन्होंने कम से कम एक जो है थोड़ा सा एक तासुर दे दिया कि जी पार्टी चल रही है।
अब जाहिर है कि उस पर नए और पुराने के दरमियान इख्तिलाफात तो होंगे और ये चलते रहेंगे जब तक जो है ये लोग इमरान आज़ाद नहीं होते या फिर वो आकर फैसला करते कि क्या होता है। तो इस तरह की चपकली से मेरे ख्याल में पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो जुड़ा हुआ इमरान खान से, है ना। और आपने देखा कि फरवरी के इंतखाबात में डिस्पाइट के वीक उनकी तंजीमी स्ट्रक्चर था, लोग जेल में थे, लोग छोड़ गए थे, उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया। तो इसको मैं इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो ठीक है, जो इमरान जिसके सर पे हाथ रख देंगे वो लीडर होगा और वो चलता रहेगा। जो लोग उनसे नाराज़ होंगे उन पर तनकीद करते रहेंगे, जो पार्टी से बाहर है जैसे फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं और दीगर लोग कर रहे हैं, उससे मेरे ख्याल में इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन लोगों के ऊपर। तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या ऑपोजिशन जमातों का इकट्ठ जो है वो गवर्नमेंट को बहुत टफ टाइम देने जा रहा है, इसका फैसला चंद दिन दूरी पर है। फवाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।